नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे उपन्यास नीला चांद। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, नीला चांद कालजयी कथाकार शिव प्रसाद सिंह का यशस्वी उपन्यास है, जिसे 3 प्रख्यात पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिसमें सबसे पहले जो उनको दिया गया 1991 में दिया गया कोनसा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1992 में शारदा सम्मान और 1993 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नीला चांद के लिए व्यास सम्मान की प्रशस्ति में ठीक ही कहा गया है कि शिव प्रसाद सिंह का अनुकरण नहीं किया जा सकता। वे एक साथ बेबाक ढंग से स्वरूप और सौंदर्य को, विभत्स और विरूप को, भयानक और चमत्कारिक को साकार और जीवंत करने की कला में दक्ष हैं। तो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि ये कितने कुशल और कितने सफल लेखक कहे जा सकते हैं। अगर नीला चांद उपन्यास की बात करें तो इस उपन्यास में महाकाव्यत्व की सभी शर्तें पूरी होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक भावभूमि व प्रेमचंद की यथार्थ वाली खुरदरी ज़मीन है। राजमहलों से लेकर झोंपड़ियों तक की गहन पड़ताल इस उपन्यास में मिलती है। ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक की मनोस्थितियों को खंगाल कर उच्चतर मूल्यों को प्रतिष्ठित किया गया है। तत्कालीन वाणिज्य, परंपरा, संस्कृति, धर्म, राजनीति, महत्वाकांक्षा, इतिहास, भूगोल और लोक जीवन का मिश्रण यदि किसी उपन्यास में मिलता है तो निस्संदेह शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद, और इस उपन्यास में ये सभी तत्व मौजूद है। मध्यकालीन भारत का सबसे बुजुर्ग शहर बनारस, जो इसकी पृष्ठभूमि में है, मुगल आक्रांताओं के पहले का बनारस, एक ऐसा नगर जहां अपरंपार विदेशी मुद्रा आती थी। हस्त निर्मित वस्तुओं की कलात्मकता संपूर्ण भूमंडल को आकर्षित करती। अनेक वीथियों से सजा संवरा बनारस अपने आप में बेजोड़ था। यहाँ भोग और अध्यात्म साथ साथ चलते थे। कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है? कालंजर से होता है। दूर पहाड़ी की ऊंची चट्टान पर कीर्ति वर्मा हाथ मलते अपना सर्वस्व लुटाता हुआ देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जिस बनारस की हम बात कर रहे हैं, इसी बनारस की भूमि पर संपूर्ण घटनाक्रम घटित होता है, लेकिन इसके उपन्यास के प्रारंभिक समय में जो दृश्य दिखाया गया है वो कालंजर से है। यानी कथा का प्रारंभ कहाँ से है? राजमहल जो कालंजर में है उससे शुरू होता है। तो यहाँ पर दूर पहाड़ी की ऊंची चट्टान पर कीर्ति वर्मा, जो इस उपन्यास के नायक हैं, ये हाथ मलते अपना सब कुछ लुटता हुआ देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने राजमहल को लुटता हुआ देख रहे हैं, दूर चट्टान पर बैठे हैं। उनकी आंखों में वो दृश्य तैरने लगता है जब आतताई यानी आक्रमणकारी राजा करण समाधि में बैठे उनके बड़े भाई देव वर्मा का सिर कबंध से अलग करता है। उसका क्रूर अट्टहास कानों में गूंजने लगता है। दूसरे ही क्षण वधू वेश में उनकी भाभी का स्मरण हो आता है, जो अपने पति के सिर और कबंध को लेकर चिता पर बैठी है। शीघ्र ही चिता धू धू कर जलने लगती है। चारों ओर आग ही आग। ऐसा लग रहा है मानो अग्नि की 7 जिह्वाएं लपलपाती हुई सब कुछ लील रही हों। कीर्ति वर्मा सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। उनका प्रिय अश्व प्रचंड जोर से हिनहिनाता है। देखिए, यहाँ पर एक राजा के द्वारा दूसरे राजा पर आक्रमण करना, उसके भाई की हत्या करना और उसकी भाभी के द्वारा सती प्रथा का पालन करते हुए स्वयं को चिता में अपने पति के साथ समर्पित कर देना, ये सब घटनाक्रम इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो कीर्ति वर्मा है, उसकी भाभी के माध्यम से तत्कालीन समय में जो स्त्री की दशा है वो भी प्रकट हो रही है। सती प्रथा पुरजोर इस समय में है, या इस समय काल में इसको पुरजोर मान्यता दी गई, या ये समाज में मान्य थी। प्रधान अमात्य गोपाल भट्ट, यहाँ पर जो इस उपन्यास में प्रमुख पात्र आए हैं उनके नाम मैंने मोटे शब्दों में यहाँ पर लिखे हैं जो आपको ठीक से दिखाई दें।
प्रधान अमात्य है गोपाल भट्ट अपने सहयोगियों के साथ आते हैं। संकल्प विकल्प और नीति अनीति पर विचार विमर्श होता है, क्योंकि कीर्ति वर्मा का राज्य अब उनसे छिन चुका है। उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि बुंदेलखंडी साधु वेश में कीर्ति वर्मा कीरत बनकर, यहाँ पर वेश बदलने की बात चल रही है कि यहाँ से निकलने का जो तरीका है वो क्या है, वेश बदलकर कीर्ति वर्मा कीरत बनेंगे। किस रूप में? जो बुंदेलखंडी साधु का वेश है वो धारण करेंगे और अपना नाम क्या रखेंगे, कीरत। मंत्री अनंत अंतु बनकर, कवि कृष्ण मिश्र किशन मिसिर बनकर वाराणसी पहुँचे और वहीं आगे की रणनीति बने। इसके बाद का पूरा घटनाक्रम बनारस की धरती पर चलता है। बनारस शिव के त्रिशूल पर टिका है। नंदीश्वर का ज्योतिर्लिंग विराट रूप लेने लगता है। यहाँ की आबो हवा में पराक्रम, ज्ञान और वैराग्य यानी सभी जो भाव होते हैं उनका मिश्रण यहाँ पर देखा जा सकता है, चाहे वो पराक्रम है, चाहे वो ज्ञान है या वैराग्य है। महायोगिनी माँ शीलभद्रा इस रहस्य से परिचित हैं। अमात्य और भृत्य दोनों इनके सामने नतमस्तक होते हैं। माँ शीलभद्रा स्वयं एक योगिनी होकर गोप गान करती है। इनका आश्रम तप के तेज से सदैव दैदीप्यमान रहता है। नया आगंतुक आते ही उस अलौकिक प्रकाश को सहन नहीं कर पाता जो इनके आश्रम में है और वो मूर्छित हो जाता है। उपन्यास के नायक कीर्ति वर्मा स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं या इस अनुभव से गुजरते हैं। माँ शीलभद्रा कथानक की महत्वपूर्ण पात्र है। इस उपन्यास में कई अंतर कथाएं गुम्फित है यानी जुड़ी हुई है, फलित और पूर्ण होती हैं। ये जो अंतर कथाएं हैं ये बहुत सारी जुड़ी हुई कथाएं यहाँ पर फलित और पूर्ण होती हैं, जिसमें राजा भोज की सदास्यता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। बड़े विस्तार से बताया गया है कि वे किस तरह वाराणसी के राजा धूर्तकर्ण के बिछाए मोहरों में फंस जाते हैं। साथ ही राजा भर्तरी और रानी पिंगला की संक्षिप्त कथा यहाँ मिलती है। जब कीर्ति वर्मा भर्तरी को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं तो योग को साधने वाला वैरागी झेप जाता है। उपन्यास के संदेश की अगर बात करें कि इसमें क्या संदेश दिया गया है, तो संदेश देने वाले मुख्य नायक कीर्ति वर्मा हैं। उन्हीं के विचारों में ये संदेश छिपा हुआ है। वह दुश्मन के घर में रहकर उसकी नाक के नीचे युद्ध की रणनीति बनाता है और उसे अमल में भी लाता है। शत्रु राजा कर्ण की कलचुरी सेना में अपने मंत्री अनंत का प्रवेश कराता है। ये राजा कर्ण वही है जिन्होंने इसके भाई का, कीर्ति वर्मा के भाई का वध कर दिया था। उसकी एक एक गतिविधि पर वो नज़र रखी जाती है। सामान्य प्रजा के सहयोग से कीर्ति वर्मा और उसके सहयोगी शत्रु को शिकस्त पर शिकस्त देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वह किसी पड़ोसी राजा की मदद नहीं लेते, बल्कि उनके सहयोगी कौन है? डोम, धरिकार, आदिवासी, मछुआरे, मुसहर और मल्लाह बनते हैं। यानी वो जातियां हैं जो सामान्य जातियां हैं या जो निम्न जातियों में गिनी जाती है, उनको ये अपना सहयोगी बनाते हैं। उनसे राजा अतिशय प्रेम करता है और वे भी अपने राजा के लिए मौत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। पूरा युद्ध कहाँ पर लड़ा जाता है? वाराणसी में लड़ा जाता है। युद्ध के दौरान कीर्ति वर्मा धर्म और अध्यात्म के मर्म को समझने के लिए अनेक आचार्यों, साधकों, पुरोहितों के संपर्क और संगति में रहते हैं। स्वयं महायोगिनी माँ शीलभद्रा उनके भविष्य को पढ़कर संभावित विपत्तियों के प्रति आग्रह करती है। आचार्य वृषध्वज भगवान नंदीश्वर की महिमा को समझाते हैं। राज्याभिषेक के समय कृष्ण मिश्र जैसे उच्चकुल में उत्पन्न कवि को कोई पद नहीं मिलता, जबकि नीच समझे जाने वाली जो जातियां हैं जिन्होंने युद्ध में सहयोग किया था, वो लोग बड़े पदों पर आसीन होते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी मतांतरों को दरकिनार करते हुए उद्घोष करता है। देखिए उपन्यास के नायक कौन है? कीर्ति वर्मा है। और क्या उद्घोष करते हैं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किए गए संकल्प कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं। पूजा, व्रत, तप, अनुष्ठान से ऐसा नहीं होता। व्यक्ति पर जब भी संकट आता है उसकी अंतर शक्ति सक्रिय होने लगती है। अमावस्या के समय
नीला चांद की प्रतीक्षा बड़ी शिद्दत से होती है। ऐसे समय में उसकी पहचान ज़रूरी है, क्योंकि सबके अंतस में छिपा होता है नीला चांद। तो यहाँ पर जब समाज में परिस्थितियाँ विपरीत हो तो हमें मन के भीतर छुपे उस नीले चांद की प्रतीक्षा रहती है, जो उजाला लेकर आता है या जो परिवर्तन का प्रतीक है, समय में नया बदलाव जो लेकर आता है। अमावस्या की काली रात्रि के पश्चात नीला चांद प्रकाश बिखेरता है, जिससे जीवन फलीभूत होता है। इसी भाव के साथ इस उपन्यास की समाप्ति भी होती है। यहाँ पर अगर इस उपन्यास की सफलता की बात करें तो इस उपन्यास की सफलता का मुख्य कारण है कि उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह एक इतिहासकार भी थे। ऐतिहासिक प्रमाणों को उन्होंने स्वयं जांचा परखा। शिलालेखों एवं भुर्ज पत्रों पर अंकित लिपियों पर उनकी बड़ी पैनी दृष्टि थी। दोनों के काल निर्धारण के लिए कई तथ्य जुटाए गए। खुदाई के दौरान प्राप्त मूर्तियों और धातु मुद्राओं पर बड़ी गहराई से विचार हुआ। इतिहास का तटस्थ और तर्कपूर्ण मूल्यांकन करने के बाद मंदिरों, मठों, झीलों, खंडहरों और ऐतिहासिक स्थलों को उन्होंने उपन्यास में शामिल किया। तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक समझ शिव प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को उद्घाटित करती है। उपन्यास के पात्रों का चयन और नामकरण ये पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो कथानक के अनुरूप है। संवाद की अगर बात करें तो संवाद की भाषा यहाँ पर बदलती रहती है। पात्रों के अनुसार संस्कृत, पाली, अवहट, भोजपुरी, बंगला तथा लोक भाषा का प्रयोग यहाँ बहुत सुंदर तरीके से पात्रों के अनुकूल किया गया है, जो कि इस उपन्यास को सफलता की कसौटी तक पहुँचाते हैं या पूर्ण सफल उपन्यास की श्रेणी में शामिल करने में सक्षम है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये उपन्यास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।